Progressivism. In this video, we are going to discuss intellectual and philosophical foundation of progressivism, key figures, dominance and decline, condemnation, and different progressive principle with reference to the mentioned book, Philosophy and Education, an Introduction in Christian Perspective, written by George R. Knight. तो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रेसिविज्म कि प्रोग्रेसिविज्म क्या है कि देखिए पहले इसको हम समझते हैं कि बहुत सारे फिलोसफी हमको देखने के लिए मिल जाता है और बहुत सारे फिलोसॉफिकल थ्योरी हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया। लेकिन अगर कंटेम्प्ररी एजुकेशनल फिलोसफी और फिलोसफी को अगर हम देखें तो उनमें से एक है कौन सा? प्रोग्रेसिविज्म। कौन सा? प्रोग्रेसिविज्म, जो कि आज का डेट में जिसमें कि हम लोग लिव कर रहे हैं और हम लोग जिस फेज में रह रहे हैं और उस टाइम जो फिलोसफी डेवलप हो रहा है उसका नाम क्या है? प्रोग्रेसिविज्म। तो प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन was a broader socio-political reform effort of American life during the late 19th century and early 20th century। कि प्रोग्रेसिविज्म को अगर हम देखें एजुकेशन में, ये एक तरह का बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आया था और स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था कहाँ? कि अमेरिका में। और लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी जो चल रहा था उस टाइम क्या हुआ था? प्रोग्रेसिविज्म अमेरिका में इसका एमर्जेंस हुआ था। दिस मूवमेंट एम्ड टू एडजस्ट टू मासिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि देखिए ये फिलोसफी जो है इसी में क्या किया गया है और ये किसी के ऊपर एम्फसाइज किया था कि किस तरह से अमेरिका का जो लोग हैं, हो गया, उस टाइम जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रो कर रहा था उसके साथ कैसे वो लोग एडजस्ट किए थे और कैसे अलाइन खुद को किए थे, उसी के ऊपर ही बेस करके ये फिलोसफी जो है इसी का एमर्जेंस हुआ था। तो ये क्या है? सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म बोला जाता है और इसीलिए उस टाइम बहुत सारा सोशियोलॉजिस्ट और जो पॉलिटिशियन जो थे उनका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलता था और जो फिलोसोफर है उनका भी इम्पैक्ट सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में भी दिखने के लिए हमको मिला था। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल अगर दिखे तो रॉबर्ट ले फ्लोटेल और उड्रो विल्सन, जिसका बारे में कि हमको सबको पता है, थोड़ा बहुत उसका बारे में हम लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे उड्रो विल्सन का बारे में, हो गया। ये जो थे हु sought to make the system of political democracy truly operative and curb the power of trust and monopolies। हो गया कि उस टाइम जो मोनोपोलीज चल रहा था, हो गया, जो पावर के ऊपर जो भरोसा के ऊपर एक चल रहा था उसी को कर्व करने का बारे में बोल रहे थे और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के बारे में ये लोग फेवर में थे। ठीक है से सोशली अगर हम देखें तो जैन एडम्स जो कि फोकस किए थे ऑन इम्प्रूविंग सोशल वेलफेयर इन अर्बन एरियाज थ्रू द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। कि ये एडम्स जो थे कि क्या किए थे कि अर्बन एरिया में एक सेटलमेंट हाउस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। किसके लिए? सोसाइटी का वेलफेयर के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म मस्ट बी व्यूड विद इन दिस वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म, हो गया। और ये एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म जो था ये बहुत सारे रिफॉर्म को लेकर आ रहा था सोसाइटी में और स्पेशली अमेरिकन लाइफ में। द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी फॉर द एजुकेशनल मूवमेंट वाज प्रोग्रेसिव एजुकेशन एसोसिएशन 1990 टू 1955 तक चला था, हो गया। कि अगर प्रोग्रेसिविज्म का जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है उसको दिखे तो वो था कौन सा? प्रोग्रेसिव एजुकेशन एसोसिएशन, जो कि 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1955 तक ये रन किया था। Progressive education is understood both as a theory and an organized movement advocating सेंट्रल कोर ऑफ प्रिंसिपल। की देखिए कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को अगर हम देखें तो इसी को हम लोग एक थ्योरी की तरह भी दिखते हैं और इसी को एक मूवमेंट की तरह भी दिखते हैं जहाँ जहाँ की कुछ कोर प्रिंसिपल हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसोफर थे अगर उनको हम देखें तो प्रोग्रेसिविज्म आज एन एजुकेशनल थ्योरी
एरोज आज ए डिस्टिंक्ट रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन। कि देखिए कि ये प्रोग्रेसिविज्म जो है, आज एन एजुकेशनल थ्योरी, ये उस टाइम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसी का अगेंस्ट में एक तरह का रिएक्शन था। क्या? प्रोग्रेसिविज्म जो था, आज ए एजुकेशनल थ्योरी, ये उस टाइम का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसी का अगेंस्ट में ये एक तरह का क्या रिएक्शन था। रिजेक्टेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस such as formal method of instruction, mental learning, the literacy classic of literary classic of western civilization। हो गया। और ये जो फिलोसफी था, उस टाइम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एजुकेशन फील्ड में देखने के लिए मिल रहा था, जैसे कि फॉर्मल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, हो गया, मेंटल लर्निंग, लिटरेरी क्लासिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये सारे के सारे क्या था, ट्रेडिशनल चीजें था। और ये सबको ये क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। और इसी का अगर मेन इन्फ्लुएंसल जो फिगर थे उनको अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है जॉन ड्यूई, सिगमंड फ्रॉयड और जीन जैक रूसो। इनका जो लिटरेचर था, इनका जो फिलोसफी था, वो प्रोग्रेसिविज्म को क्या किया था, एक शेप दिया था। Dewey, a pragmatic philosopher, significantly contributed to the philosophic underpinnings of the movement and attempted to validate his idea in his laboratory school at the University of Chicago। कि देखिए, ड्यूए आप सभी को पता है एक बहुत ही बड़ा फिगर प्राग्माटिस्ट फिलोसफी का और प्राग्माटिज्म का थे। वो क्या किए थे कि उनका एक लेबोरेटरी स्कूल को एस्टेब्लिश किए थे। कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में। और उनका जो आइडिया था, क्या, उनका जो फिलोसफी था, उसको क्या किए थे, वो स्कूल के थ्रू रेशनलाइज कर रहे थे और वो स्कूल के थ्रू वैलिडेट कर रहे थे। pragmatism is seen as ए सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑन प्रोग्रेसिव एजुकेशनल थ्योरी। हो गया। अगर हम लोग प्रोग्रेसिविज्म को देखें तो इसके ऊपर प्राग्मेटिज्म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और हमको देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसा है जो कि प्राग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म में हमको सिमिलरिटीज नजर आता है। नेक्स्ट, फ्रॉयड को अगर हम देखिए, फ्रॉयडियन थ्योरी आप सभी को पता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो फ्रॉयड का था। और साइको एनालिटिक थ्योरी में फ्रॉयड किसी के ऊपर बात किए थे, वो जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात कर रहे थे। और आप सभी को पता है जो तीन तरह का चीजें, इट, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किए थे। और चार जो कुछ स्टेजेस दिए थे, जैसे कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिशियल। और आप सभी को पता है कि ये फ्रॉयड ही थे जो कि दो तरह का प्रॉब्लम्स के बारे में बोले थे। कि हो गया कि जब एक बॉयज उसका मदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और एक गर्ल्स जब डॉटर जब उसका फादर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका वो दोनों कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम क्या है, प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है उसी को भी वो दिए थे। ओके, तो फ्रॉयड का ये क्या था, साइकोएनालिटिक थ्योरी था ब्रीफली। और ये जो था, ये बोल्स्टर्ड मीन्स क्या, कि बहुत स्पीड किया था और उसको इन्फ्लुएंस किया था द कॉल फॉर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एमंग चिल्ड्रन। कि चाइल्ड के अंदर और स्टूडेंट के अंदर जो फ्रीडम जो है, फ्रीडम्स फॉर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, उसी को क्या किए थे, ये फ्रॉयड ज्यादा एम्फसाइज किए थे। और ये थ्योरी के लिए सिर्फ क्या हुआ था कि ये एक्सेलरेट हुआ था। दिस थ्योरी सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ ए मोर ओपन लर्निंग एनवायरनमेंट where the energy of instinctive impulses could be released in a creative way। हो गया। और ये साइकोएनालिटिक थ्योरी जो था वो ओपन लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर क्या किया था, ज्यादा एम्फासाइज किया था, जहाँ की ये स्टूडेंट का और जो चाइल्ड का जो इंस्टिंक्टिव इम्पल्सेस था, हो गया, एनर्जी ऑफ इंस्टिंक्टिव इम्पल्सेस, उसको रिलीज कर रहे थे। कैसे? कि एक क्रिएटिव वे से उसको रिलीज करने के बारे में कि फ्रॉयड बात कर रहे थे। रूसो को अगर हम देखें, रूसो का एक बहुत ही फेमस बुक जो कि सबको पता है, इमाइल, हो गया, जहाँ की एक
दो स्टूडेंट का बारे में बात किया गया है, और ये इमाइल जो है ये खुद एक स्टूडेंट है। तो इसका परवरिश कैसे किया गया है और उसके बाद किस तरह से इसको पढ़ाया जा रहा है, हो गया, उसका पढ़ाया गया है, उसके ऊपर ही ये बुक लिखा गया है। और एक बहुत ही रोबस्ट फाउंडेशनल क्लासिक एजुकेशनल बुक है, और आप सभी को इसको पढ़ना चाहिए। Email impressed progressive who opposed adult interfering in the establishment of curricula और लर्निंग गोल फॉर फ्रीडम। कि ईमेल जो थे कि एक चाइल्ड को फ्रीडम्स मिलना चाहिए और उसी के हिसाब से उसका नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, नेचुरली वो लर्न करना चाहिए, ना कि किसी का इंटरफेरेंस। और ज़्यादा करके वो जो एडल्ट का इंटरफेरेंस, टीचर का इंटरफेरेंस, उसी को वो अवॉइड करते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए तो द एक्सेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव अलाइन मोर क्लोजली विथ फ्रॉइड एंड रूसो देन ड्यूई। कि अगर हम लोग कंपेयर करें ये तीनों इंटेलेक्ट को, तो जो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो ज़्यादातर फ्रॉइड और रूसो का जो है उसके साथ थोड़ा ज़्यादा अलाइन होता है। कि क्रिटिक के हिसाब से ये जो है ये प्योरली चाइल्ड सेंटर्ड थे, लेकिन ड्यूए भी चाइल्ड सेंटर्ड ही दिए थे, लेकिन उनको जो क्रिटिक है वो थोड़ा बहुत ब्लेम करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर की फिगर को अगर हम देखें और डोमिनेंस और डिक्लाइंस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म को देखें, तो इनका जो की फिगर थे वो कैटलन्स वेसबर्न, विलियम एच किलपैट्रिक, हैरल्ड रॉक, जॉर्ज एस काउंट, बेयल्ट एच बोडे एंड जॉन एच क्लाइंस, जो है ये कुछ बहुत ही बड़े बड़े फिगर थे प्रोग्रेसिविज्म में। लेकिन अगर प्रोग्रेसिविज्म को दिखे, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एजुकेटर, प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन बिकम ए डोमिनेंट थ्योरी इन अमेरिका। कि अगर हम लोग प्रोग्रेसिविज्म का जो डोमिनेशन है उसको दिखे, तो 1920 से लेकर 1950 के अंदर बहुत ही इसका जो टफ जो लेयर है वहां तक पहुंच गया था, और इसका एम्फासिस इम्पोर्टेंस वहां ज़्यादा देखने के लिए मिला था। लेकिन ये मूवमेंट जो है ये उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस को लॉस्ट किया था बाय द मिडिल ऑफ द 50th थर्ड। इट हैड सब्सटेंशियली चेंज्ड अमेरिकन एजुकेशन। लेकिन ये मिडिल ऑफ द 15th की तरफ क्या हुआ कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस है, वो लॉस्ट किया था, क्योंकि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंजेस मिडिल 50 में हमको देखने के लिए मिलता है। The organizational demise was partly attributed to the success of movement, as many of its programs and ideas are adopted sometimes eclectically by the public school establishment, leaving the progressive less to follow about। हो गया कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो था, हो गया ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था कि प्रोग्रेसिविज्म को स्प्रेड करवाने के लिए, उसको सिग्निफाई करने के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जब से उसका वो डिमोलिशंस हो गया और जब से डिसमाइस हो गया, तो क्या हो गया, डिमाइस हो गया, तो इसका जो सक्सेस है वो एकदम धीमा हो गया था। और ये लोग एक्लेक्टिक अप्रोच को उसके बाद एडप्ट करने लगे थे। प्रोग्रेसिव थ्योरी हाउएवर नेवर बिकम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इन इट्स टोटालिटी इन द मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल। लेकिन अगर ओवरऑल्स में अगर हम देखें तो प्रोग्रेसिव जो फिलोसफी है, आइडिया को, उसको टोटली कोई भी स्कूल कभी भी अमेरिका में भी क्या नहीं किया था कि एडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल है जिसी को कि क्या किए थे, एक्सपीरियंस ए resurrection later in the 20th century, particularly through the new pragmatisms, desire to foster a democracy where everybody's children take part making a zero। हो गया कि लेकिन अगर हम देखिए कि कुछ प्रिंसिपल था प्रोग्रेसिविज्म को, जिसी को कि क्या था, रिसरेक्शन किया गया था, मतलब उसको प्रिजर्व किया गया था। और ये रिसरेक्शन जो है ये कौन किया था, न्यू प्राग्मेटिज्म। आप सभी को पता है कि जो न्यू प्राग्मेटिज्म था वो डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था और इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था। तो ये क्या किया था, ये प्रिंसिपल को प्रिजर्व करके रखा था। नेक्स्ट अगर कंडेमनेशन को अगर हम देखें, ऑल द प्रोग्रेसिव were not entirely unified on theoretical issues, they were united in the condemning the following traditional स्कूल प्रैक्टिसेस। कि देखिए ये प्रोग्रेसिव फिलोसोफर जो थे वो लोग यूनिफाइड होकर कोई भी थ्योरेटिकल इशू को
एड्रेस नहीं किए थे, लेकिन सारे के सारे क्या किए थे, यूनिफाइड होकर क्रिटिसाइज किए थे। जो उस टाइम जो ऑथोरिटेरियन टीचर थे, उनको सारे के सारे फिलोसोफर जो थे, प्रोग्रेसिव फिलोसोफर, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उस टाइम जो एजुकेशन, जो टेक्स्ट बुक के ऊपर रिलायंस था, बुकिस मेथड जो अडॉप्ट किया जा रहा था, हो गया इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। पासिव लर्निंग जो था, मेमोराइजेशन के ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा था, उसी को क्रिटिसाइज किया गया था। और उसके साथ साथ फोर वॉल अप्रोच दैट एम्ड आइसोलेट एजुकेशन फ्रॉम सोशल रियलिटी, कि उस टाइम अमेरिकन एजुकेशन कैसा था, ठीक इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज का डेट में जो है, वही अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम था। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, प्रैक्टिकल चीजें कुछ हो नहीं रहा था। जैसे कि आज का डेट में हमारा इंडियन स्कूल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे सिर्फ स्कूल में ही पढ़ेंगे, मतलब वो फोर वॉल के अंडर ही वो लोग पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिस कुछ नहीं करवाया जाएगा। लेकिन एनईपी 2020 अभी बहुत सारे रिकमेंडेशन से लेकर आया है, लेकिन देखते हैं वो कितना दूर तक इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द यूज ऑफ फियर ऑफ फिजिकल पनिशमेंट आज डिसिप्लिनरी मेथड, और उसके साथ साथ फिजिकल पनिशमेंट जो है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था आज डिसिप्लिनरी मेथड, जो कि इंडिया में बहुत पहले से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, तो बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल जो है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फाइंड इट्स जेनेसिस एंड पर्पज इन द चाइल्ड, कि ये एजुकेशन जो है, इसका जेनेसिस जो है, हो गया उसका जो पर्पस जो है वो कहाँ छुपा हुआ है, कि चाइल्ड के अंदर ही है। दिस पोजिशन इज इन डायरेक्ट ओपोजिशन टू द ट्रेडिशनल अप्रोच which started with organized subject matter and sought to impose it on student। हो गया कि ये क्या करता है, कि जो डायरेक्ट ओपोजिशन अपोजिट करता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच को, जो कि क्या कर रहा था, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर एंड सोट टू इम्पोज इट ऑन स्टूडेंट, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज कर रहा था और स्टूडेंट के ऊपर क्या कर रहा था, इम्पोज कर रहा था। ये उसको प्रोग्रेसिविज्म अपोज कर रहे थे। Progressive reversed the traditional model by making the child the focal point of the school। और उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव फिलोसोफर जो थे, वो क्या कर रहे थे, कि जो ट्रेडिशनल मॉडल जो थे उसको रिवर्स कर रहे थे। कैसे, कि जो चाइल्ड का जो फोकल पॉइंट था उसी के ऊपर एम्फासाइज करके उसको रिवर्स कर रहे थे। उसके साथ साथ करिकुलम और टीचिंग्स मेथड्स जो था, प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसोफर क्या कर रहे थे, मस्ट ग्रो आउट द स्टूडेंट्स नीड इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव। हो गया। और ये करिकुलम और टीचिंग मेथड जो है वो चाइल्ड और स्टूडेंट का जो नीड के ऊपर बेस करके उसको प्रिपेयर कर रहे थे, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको बना रहे थे। और उसके साथ साथ जब करिकुलम बन रहा था तब ये जो चाइल्ड थे, स्टूडेंट जो थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता था और बहुत सारे इनिशिएटिव भी उनके लिए लिया जा रहा था। Children possesses a natural desire to learn and discover thing about the world। और यहाँ एम्फसाइज किया जा रहा था कि कैसे चाइल्ड उसका जो नेचुरल डिजायर है उसको अनफोल्ड कर पाए, उसको डेवलप कर पाए, उसको ग्रो कर पाए। और उसके साथ साथ कैसे देयर इनिटिएट डिजायर एंड नीड प्रोवाइड ए डेफिनाइट इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग दैट विल हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और कैसे जो स्टूडेंट है उनका जो नेचुरल डिजायर है, उनका जो नेचुरल जो नीड है, वो कैसे उनका डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो ये सेम ही है कि द चाइल्ड्स इंटरेस्ट आर नेचुरल सेटिंग पॉइंट फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो चाइल्ड जो लर्न कर रहा है एक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको क्या करवाना चाहिए, कि हमको पढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग विद द चाइल्ड यूटिलाइज द पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट। और उसके साथ साथ चाइल्ड का जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, उसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, उसी को एनलाइट करने के लिए हमको डिफरेंट मोटिवेशनल फोर्स को, पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स को यूज करना चाहिए, ताकि उसका जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, जेन्युइन नीड है, जेन्युइन डिजायर है, वो अनफोल्ड हो सके। This approach helps student develop problem solving skill and build the cognitive information store necessary for the social living।
और ये प्रोग्रेसिव फिलोसोफर जी ये लोग मान रहे थे कि अगर ये सब चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगा, और उसके साथ साथ उनका जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन स्टोर जो है वो भी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। दिस मेथोडोलॉजी फैसिलिटेट cooperation and foster more harmonious, uh, avoiding the adversarial relationship often found between teacher and student in traditional setting। कि देखिए ये सब चीज अगर हम लोग ये मेथोडोलॉजी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ हमको कॉपोरेशन देखने के लिए मिलेगा, और जो ह्यूमननेस जो है वो भी स्टूडेंट के अंदर हमको दिखने के लिए मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में लैक करता था। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था वो है प्यूपिल आर एक्टिव रेदर देन पासिव। प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट जो थे वो लोग पीपल को एक एक्टिव एजेंट की तरह देखते थे, ना कि एक पासिव एजेंट की तरफ। पासिव पासिवर रिजेक्ट द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर पासिव बीइंग वेटिंग फॉर टीचर टू स्टफ देयर माइंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो उस टाइम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या था, जो कि अभी हमारा इंडिया में चल रहा है, कि स्टूडेंट वेट करके बैठे रहते हैं क्लास में कि एक टीचर आए और कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे और उनको पढ़ाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे। और इसी को प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसोफर जो थे और एजुकेशनिस्ट जो थे वो लोग रिजेक्ट करते थे, और इनके हिसाब से चाइल्ड जो है वो पासिव नहीं है, वो एक्टिव एक एजेंट है, जहाँ की चाइल्ड किसी को वेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए, स्टूडेंट्स आर डायनामिक बीइंग हु नेचुरली वांट टू लर्न एंड विल डू अनलेस फ्रस्ट्रेटेड बाय एडल्टिंग इम्पोजिंग देयर गोल। कि उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है उनको एक डायनामिक बीइंग की तरफ ट्रीट किया जा रहा था, और प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट फोकस कर रहे थे कि कैसे उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो सके और नेचुरली वो लोग कैसे सीख सके। नेक्स्ट अगर हम देखें, द एजुकेशनल क्वेश्चन इज अबाउट टॉकिंग होल्ड ऑफ द चाइल्ड्स इंटेंसली एक्टिव नेचर एंड डायरेक्टिंग दैट एक्टिविटी। ओके, उसके साथ साथ जो एजुकेशनल क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो उनके हिसाब से ये क्या कर सकेगा, जो चाइल्ड है उनको कैसे एक्टिव कर पाएगा, उस तरह का क्वेश्चन के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको कुछ काम जैसे कि एक्टिविटी करने के लिए जैसे कुछ डायरेक्शंस मिल पाएगा, उस तरह का एजुकेशनल क्वेश्चन के ऊपर एम्फासाइज कर रहे थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ एडवाइजर, गाइड एंड फेलो टीचर, ट्रैवलर। ओके, ट्रैवलर। कि अगर हम लोग टीचर को देखें वो एक एडवाइजर का तरह रहना चाहिए, गाइड का जैसे रहना चाहिए, और एक फेलो ट्रेवलर के जैसे रहना चाहिए। द टीचर इज नॉट एन ऑथोरिटेरियन फिगर और क्लासरूम डायरेक्टर। प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशनिस्ट के हिसाब से टीचर जो है कोई अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है, वो एक क्लासरूम डायरेक्टर है। ओके, कि कोई क्लासरूम डायरेक्टर नहीं है, वो क्या है कि एक एडवाइजर है और गाइड है। द diminished authoritative role stem from the pragmatist belief continual change. Since the future is constantly changing, no one possesses the essential future information, meaning there can be no authoritative teaching of the restricted body of knowledge। कि देखिए कि अगर हम लोग देखिए प्राग्माटिस्ट जो है थे, वो उनके हिसाब से क्या था कि कोई भी जो एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो सोसाइटी जो है वो चेंज होता रहता है, और अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट है उसका नीड जो है वो भी चेंज होता रहता है, और उसी के हिसाब से जो फ्यूचर का जो नीड है, एक्सपेक्टेशन जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमको कोई भी फिक्स्ड चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूअस चेंज इन नेचर होना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली चेंज वाला इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना चाहिए। टीचर हैविंग ग्रेटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फंक्शन एज गाइड, एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और टीचर जिनके पास की बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो लोग एक गाइड और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जैसे काम करना चाहिए। दे एडवाइज एक्टिविटीज दैट अराइज आउट ऑफ द फेल्ड नीड ऑफ स्टूडेंट। और उसके साथ साथ वो कैसे स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाए उनके नीड के हिसाब से, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और उसके साथ साथ द टीचर्स गोल इज टू हेल्प स्टूडेंट यूटिलाइज देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू एडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और ये टीचर का जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का क्या करे कि उनका जो नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, उसको कैसे अच्छे से यूज कर सके और उनका डेवलप कर सके, एनहांसमेंट कर सके उनका स्किल में, उसके ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, द स्कूल इज माइक्रोजम्स ऑफ ए लार्जर सोसाइटी, की जो प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसोफर थे, स्कूल को एक माइक्रोजम्स की तरह दिख रहे थे। एजुकेशन एंड लर्निंग आर प्रोसेसेस दैट constantly occur of life, such as a boy learning from his father changing tire। हो गया कि एजुकेशन और लर्निंग जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली जो लाइफ है उसी के साथ अलाइन होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग फैमिली में देखिए, हम लोग ज़्यादातर जो बैच होते हैं वो लोग उनका फादर जो होते हैं उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको उनका जैसे बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो टटर जो होते हैं, गर्ल्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका मम्मी का जैसे इमिटेट करते हैं, उनका जैसे काम करते हैं। ओके, इस तरह का चीज़ें हमको एक फैमिली में देखने के लिए मिलता है। द वे पीपल लर्न इन स्कूल इज नॉट क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द वे दे लर्न आउटसाइड द स्कूल। कि देखिए कि अगर हम स्कूल में जो चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ बाहर से भी सीख रहे हैं, अगर ये दोनों को डिफरेंस देखिए, ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, तो ये क्वालिटेटिवली कोई भी चेंजेस ये दोनों में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, और कुछ चेंजेस है ही नहीं। ये प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसोफर मानते थे, जो हम लोग स्कूल के अंदर सीख रहे हैं और स्कूल के बाहर सीख रहे हैं, ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। Real life learning experience are not artificially divided into cubicles of time, space and content। अगर रियल लाइफ लर्निंग को अगर हम देखें, लर्निंग एक्सपीरियंस को अगर देखें, तो ये आर्टिफिशियली हम लोग क्या किए हैं कि हमारा टाइम, स्पेस, कंटेंट के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं कि अभी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, ओके ओके, ये वाला ये से ये टाइम से पढ़ेंगे, ये से ये टाइम से पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे या ऐसा। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, नॉट आर्टिफिशियली डिवाइडेड इनटू, हम खुद क्या किए हैं कि आर्टिफिशियली डिवाइड कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी को ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। देयरफॉर एजुकेशन ऑफर्ड इन स्कूल शुड नॉट बी अननेचुरल डिवाइड। और ये लोग ये जो डिवाइड है, ओके, इसको नहीं होना चाहिए। ये अननेचुरल डिवाइड जो है उसको नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल डिवाइड जो है वो नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल वे में जो हो रहा है उसी के हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए। ओके, जैसे कि सेपरेटिंग इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज और यूजिंग बेल टू हॉल्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस। इस तरह का जो बेल, हम लोग जो पीरियड डिवाइड करते हैं, जो बेल बजाते हैं, इस तरह का चीज़ों को प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसोफर जो थे वो अपोज करते थे। मीनिंगफुल एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनलिस्ट व्यू ऑफ स्कूल आज merely प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। ओके, और ये जो थे, ये मीनिंगफुल एजुकेशन जो है वो क्या इनके हिसाब से जो लाइफ हमारा वो खुद क्या है कि एक मीनिंगफुल एजुकेशन का एग्जाम्पल है, और ये ट्रेडिशनलिस्ट व्यू जो था उनका, उसको ये रिजेक्ट करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लासरूम एक्टिविटी शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो क्लासरूम एक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। This principle is based on pragmatic emphasis on experience and problem solving approach to epistemology। कि अगर ये प्रिंसिपल को अगर हम देखें, क्लासरूम एक्टिविटी जिसके ऊपर फोकस किया गया है, तो ये डायरेक्टली pragmatisms का जो एम्फासिस है वो हमको देखने के लिए मिलता है। नॉलेज इज viewed as an instrument for managing experience rather than an abstract substance transferred from टीचर टू पीपल। प्रोग्रेसिविस्ट एजुकेशनिस्ट के हिसाब से नॉलेज जो है वो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है उसको मैनेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंसेस होना चाहिए जो कि टीचर से पीपल्स की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। दिस अप्रोच डज नॉट रिजेक्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर बट रेदर कंडेम द ट्रेडिशनल मेथड। हो गया कि ये तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर को जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, हो गया करिकुलम बोल सकते हो उसको, वो रिजेक्ट नहीं करता था, लेकिन इसी को कंडेम करता था कि जिस वे से उसको ट्रांसफर किया जाता है उसको उसका अगेंस्ट में ये था। नेक्स्ट अगर हम देखिए प्रोजेक्ट मेथड्स के ऊपर एम्फासाइज किया गया था, और ये करिकुलम्स जो है
और उसी में क्या करना चाहिए, बेसिंग द करिकुलम ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, यूजिंग ए प्रोजेक्ट, बिल्डिंग ए नैरेटिव अमेरिकन स्कूल, इंटीग्रेट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट रीडिंग रीडिंग, ज्योमेट्री, मैथ, हिस्ट्री. हो गया कि एक प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट जो है उसका जो डिफरेंट स्किल है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो हो सके नेचुरली. वो टाइटल के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ सके, जान सके. हो गया इस तरह का चीज़ों के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहे थे. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है तो सोशल एटमोस्फियर ऑफ द स्कूल शुड बी कोऑपरेटिव एंड डेमोक्रेटिक, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. This is an outgrowth of the belief that the school is a microcosms of society. कि ये लोग फिलोसोफर जो थे स्कूल को एक माइक्रोजम्स ऑफ सोसाइटी की तरह देख रहे थे. और प्रोग्रेसिव कंडेम्ड द ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट फॉर बीइंग अननेचुरली कॉम्पिटिटिव. और उसके साथ साथ जो अननेचुरल कंपटीशन जो हमको देखने के लिए मिलता है स्कूल को, उसको प्रोग्रेसिविस्ट जो थे वो लोग कंडेम करते थे. और उसके साथ साथ ये लोग आर्ग्यू करते थे कि बोथ सोसाइटी एंड लर्निंग आर ऑफ्टन बेटर एडवांसेस थ्रू कोऑपरेशन, रिवर्सिंग कॉम्पिटिशन्स. की स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स था, अननेचुरल कॉम्पिटिशन था, उसी को वो लोग कंडेम करते थे. और इनके हिसाब से सोसाइटी और लर्निंग जो है वो कोऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करना चाहिए, ना कि कॉम्पिटिशन्स के ऊपर. प्रोग्रेसिव स्ट्रांगली एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल. और ये प्रोग्रेसिव जो थे वो स्ट्रांगली जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको एडवोकेट करने के बारे में बोल रहे थे. और जो इंस्ट्रक्शन है उसका, डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन जो है उसी के ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे थे. और उनका मानना था कि ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक एडल्ट. इनका मानना था कि जो ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो कभी भी डेमोक्रेटिक एडल्ट, डेमोक्रेटिक सिटीजन्स को नहीं प्रिपेयर करता. तो इसीलिए हमको इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के बारे में बात कर रहे थे. स्कूल शुड प्रमोट स्टूडेंट गवर्नमेंट, फ्री डिस्कशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी इन लर्निंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग. ये स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, फ्री डिस्कशंस को प्लेस देना चाहिए. और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट और फैकल्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एजुकेशनल प्लानिंग में और उसके साथ साथ लर्निंग में सभी में दिखना चाहिए.